वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल डिज्यूल, जहां पर हम आपको तैयारी करवा रहे हैं 10th बोर्ड की, जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। तो अभी तक हम लोग अपने लास्ट वीडियोस में जैक बोर्ड का सेट को डील कर रहे थे। सीबीएसई वालों को चाहिए कि उन वीडियोस को भी देखें, उससे उनका जो है सो उनका अच्छा तैयारी हो जाएगा। आज हम लोग सीबीएसई का एक सेट डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न कैसा है। तो इस बार थोड़ा सा इसमें बदलाव है। तो क्या है कि इस क्वेश्चन में दो पार्ट होंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में इंटरनल चॉइस दिया जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं दिया रहा है। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस दिए रहेंगे, मतलब दो क्वेश्चन दिया रहेगा, या तो पहले वाले को बनाइए या तो दूसरे वाले को बनाइए। इसमें पार्ट ए में दो सेक्शंस होंगे, एक सेक्शन 1 और दूसरा सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दिए जाएंगे। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन में आपका इंटरनल चॉइस रहेगा। सेक्शन 2 में 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हर केस स्टडी में 5 केस बेस्ड सब पार्ट है। तो जब हम लोग उसको देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हर केस स्टडी में 5 केस बेस्ड सब पार्ट है। हम लोग को क्या करना है, उसमें से उस 5 सब पार्ट में से केवल 4 को ही अटेम्प्ट करना है। मतलब 4 केस स्टडी का क्वेश्चन है, एक में 5 सब पार्ट दिया हुआ है, तो उस 5 सब पार्ट में किसी 4 को आपको। पार्ट बी में जो है सो क्वेश्चन है 21 से 26। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 2 नंबर का आएगा। पार्ट ए ये पूरा 1 मार्क्स का है, तो 1 मार्क्स का है टोटल मिला के। इसमें यहाँ पार्ट बी में 21 से 26 ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसमें हर क्वेश्चन कितने का होगा, 2 मार्क्स का होगा। 27 to 33 ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा इससे बड़ा होगा, और हर एक क्वेश्चन जो है उसमें 3 मार्क्स का आपका होगा। क्वेश्चन 34 to 36 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लंबा आंसर देना, हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन जो रहता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी स्टैटिक्स का जो होता है, या फिर ये क्या कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ्स हम लोग को बनाना है, और उसमें ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है, एरिया सेट करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ये सब जो क्वेश्चन है, या बोट स्ट्रीम का जो क्वेश्चन है, या फिर बड़ा जो वर्ड प्रॉब्लम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो आपका इसमें आ जाएगा। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का। अब इसमें इंटरनल चॉइस कहाँ मिलेगा, तो इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। तो ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आपको 2 इंटरनल चॉइस मिलेगा। इसके बाद 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले में भी 2 इंटरनल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेगा, एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें किसी एक में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। तो ये था हम लोग का स्ट्रक्चर क्वेश्चन का। क्वेश्चन होगा कैसा, टोटल क्वेश्चन उसमें 36 होंगे। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसा है उसको देखते हैं। तो देखिए, जैसे पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कैरी 1 मार्क्स। 1 से लेकर के 20 तक जो क्वेश्चन है उसमें जो है कितना है, सारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका हम लोग सेक्शन 1 में चलते हैं। सेक्शन 1 में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, हम आपको हिंट देते जाएंगे। इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे, आपको हिंट देंगे। आपको हिंट को समझ करके जो है सो क्या करना है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पार्ट वाइज सारे का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो अभी आप तैयार हो जाइए। अब इसमें क्या दिया देखिए, ये रियल नंबर से क्वेश्चन दिया था। HCF ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1 to 960, फाइंड देयर LCM। तो यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला पे, रियल नंबर का क्वेश्चन था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। फर्स्ट वाले में कौन सा लगाइएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM इनटू HCF। ये वाला फॉर्मूला लगाइए फर्स्ट नंबर में, आपको निकल जाएगा। HCF दिया हुआ है 18 2 नंबर का, और उसका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये था। सेकंड में ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। बस ध्यान क्या रखना है कि ये px का ग्राफ है,
तो ये जो कर्व लाइन हम लोग का है, ये जो चल रहा है ऐसे, ये एक्स एक्सिस को जितने जगह पर काटेगा उतना इसका जीरो होगा। आपसे क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, इसका नंबर ऑफ जीरो बताना है। तो एक्स एक्सिस को ये कर्व लाइन जो है जितने जगह पे काटा उतना इसका जीरो होगा। अगर यही y इज इक्वल टू पी एक्स के जगह ये रहता है x इज इक्वल टू पी वाई, तो क्या करते हैं, कर्व लाइन y एक्सिस को जितने जगह पे काट रहा है उतना उसका जीरो होता है। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस 343 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। रियल नंबर से क्वेश्चन है, 343 को प्राइम फैक्टराइजेशन, 343 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और जवाब दे देना है। ये क्वेश्चन आसान है, ये आप कर सकते हैं। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम फॉर अरिथमेटिक्स, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या आपको फंडामेंटल थ्योरम फॉर अरिथमेटिक याद है? अगर याद है तो आप उसका बस स्टेटमेंट लिखिए, और नहीं याद है तो याद करिए और फिर उसको लिखिए। आगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ 8 and 12 आर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ये जो क्वेश्चन है ये आपका पोलिनोमियल चैप्टर से है, तो ये किससे कैसे बनेगा, तो इसमें दिया क्या है, तो हम लोग वहां पे ध्यान देते थे, हम लोग कहते थे अल्फा और बीटा जो है सो px का रूट है। अल्फा बीटा px का अगर रूट है तो px इज इक्वल टू क्या हो जाता था, px इज इक्वल टू हो जाता था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब ये 8 जो है ये आपका अल्फा प्लस बीटा है, और ये जो 12 है ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये भी आपको मालूम है, ये भी मालूम है, बस आपको वैल्यू पुट कर देना है, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्या कहता है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट 19/3125 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे कब होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर, पहले तो जो रेशनल नंबर दिया हुआ है अगर उसको क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और नहीं है तो उसको कर देना चाहिए। करने के बाद उसका डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके देखिए, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन को देखिए। अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपका 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और नहीं है तो फिर नहीं है। तो आपको इस तरह से हिंट दे दिया गया है, आप उसको सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 28 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। आपको क्या निकालना है, ये एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। तो निकालने के लिए क्या चाहिए, निकालने के लिए थीटा चाहिए, निकालने के लिए क्या चाहिए, निकालने के लिए आर चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिया रेडियस भी दे दिया और एंगल ऑफ सेक्टर मतलब ये थीटा भी दे दिया, ये आपको आर दे दिया, आर भी मिल गया, थीटा भी मिल गया। यूज करिए फॉर्मूला बनाइए। नेक्स्ट देखिए इसी का और पार्ट में, इसका और पार्ट में देखिए क्या क्वेश्चन दिया, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। क्या करना है हमको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। किसका, तो सर्कल का क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो सर्कल का क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, सर्कल का 1/4 पार्ट, सर्कल का 1/4 पार्ट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है हम लोग का, ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। तो इसको निकालेंगे कैसे, जब रेडियस दिया रहेगा। तो क्या रेडियस दिया है, हाँ दिया है, रेडियस हमको दे दिया है। तो ये आसानी से निकलता है, डिडक्टिव क्वेश्चन है, फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए 7 नंबर में ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसीलिए 1 मार्क्स का दिया है। कहता है a ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. ये क्या क्वेश्चन पूछा, हम लोग सीढ़ी लगाते हैं तो कहा कि ये कोई दीवार है, a ladder is placed against a wall, एक ये हमारा दीवार है, ठीक, ये दीवार है और यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे ये खिड़की है। तो क्या क्वेश्चन दिया है, a ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter. मतलब लैडर का जो फुट है वो कहाँ पे है, तो दीवार से 2.5 मीटर दूर है फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप, और लैडर का जो टॉप है वो किसको टच कर रहा है, टचेज ए विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड से 6 मीटर ऊंचाई पे
ये खिड़की है, ये हम लोग का खिड़की है। तो लैडर ये होगा, लैडर जो है सो इसको यहाँ पे टच कर रहा है। तो अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो ये क्वेश्चन सॉरी आपका इसका है, क्या बोलते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से बन जाएगा। तो ये तो वर्टिकली खड़ा है तो 90 बना रहा है, तो आपको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना है, h निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, h इज इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाइए और इसको निकालिए। नेक्स्ट और पार्ट में इसका देखिए, और पार्ट में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में, ये वाले फिगर में, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, DE जो है सो BC का पैरेलल है। हमको क्या करना है, हमको AE फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब AD दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, DB दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और EC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमको AE फाइंड करना है। तो ये थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या है यहाँ पे, DE अगर BC का पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC हो जाएगा। अब जो दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट कीजिए, जो आपका अननोन है उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। 8 में क्या पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इफ एरिया ऑफ सेक्टर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। उस करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालो जिसका, जो कहां पे हो, जिसका एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमको दिया हुआ, ये वाला एरिया हमको पूरा दिया हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर। और क्या दिया हुआ, एंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो ये जब कॉर्ड डालेंगे तब ना सेगमेंट बनेगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया निकालना है। ठीक, ये ट्रायंगल का एरिया भी दे दिया है हमको इसमें। हमको क्या करना है, ये वाला पार्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे ये वाला पार्ट को हम लोग, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको देखिए एरिया ऑफ सेक्टर भी दे दिया, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दे दिया। आसानी से सिर्फ घटा देना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। तो बस आपका क्या करना है, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट चेक करना है। और मॉडल सेट में ज्यादातर क्या होता है ना, आपका कॉन्सेप्ट चेक होता है, आपका कॉन्सेप्ट कितना जो है सो क्लियर है। क्लियर है, आप आसानी से जवाब देंगे। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में। अब यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो मॉडल सेट बनाने का फायदा भी ये होता है कि अगर फॉर्मूला नहीं है तो सब फॉर्मूला फटाफट याद होते जाता है। तो कभी कभी आसान क्वेश्चन भी हम लोग को टच करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला, डिस्क्रिमिनेंट निकालो और क्या निकालो, रूट निकालो। किससे निकालो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालो। तो हम लोग डी का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले इसको निकाल लेंगे, फिर क्या करना है आपको, इसका रूट्स भी निकालना है। तो रूट्स के लिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो डी उस फॉर्मूला से निकल जाएगा, रूट इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। बस हिंट आपको दे दी है, बाकी आपका काम। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल with radius 8 cm from a point 17 cm away from the center of the circle। क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या लिखता है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या निकालना है, टेंजेंट का लेंथ निकालना है। तुरंत एक सर्कल बनाना चाहिए। सर्कल में क्या करना चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, हो गया टेंजेंट ड्रॉ। ये टेंजेंट का ड्रॉ, तो कोई तो पॉइंट से जरूर चला होगा, सर्कल है तो सेंटर जरूर होगा। ड्रॉन टू ए सर्कल विथ रेडियस 8 cm, जिसमें रेडियस कितना है, रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ये रेडियस हम लोग को दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और क्या, फ्रॉम ए पॉइंट 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल से 17 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट है, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, वो वाला टेंजेंट का लेंथ निकालो। तो ये 90 हो गया, ये दिया हुआ, पाइथागोरस लगा दीजिए, निकल जाएगा। आगे बढ़ा, अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन पूछा, राइट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड।
तो एक फॉर्मूला था मीन, मीडियन और मोड तीनों के रिलेशन को दिखाने वाला। वो फॉर्मूला आपको याद होगा, आप आसानी से जवाब दे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आगे क्या क्वेश्चन है देखिए कि टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट BC इंटरनली इन द रेशियो 4:5 वी ड्रॉ ए रे। कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन का बड़ा बेसिक पार्ट उठा के चला। टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट BC इंटरनली इन द रेशियो 4:5 वी ड्रॉ a ray BX such that angle CBX is an acute angle. What will be the minimum point to be located on the ray BX? तो हम लोग जानते हैं किसी लाइन को जब हम लोग किसी रेशियो में बांटते हैं तो जो एक्यूट एंगल बन, सपोज ये एक लाइन है, इसको हमको 4:5 का रेशियो में बांटना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो रे खींचते हैं हम लोग लाइन के साथ एक्यूट एंगल बनाता है, तो ये वाला रे को आप कितना पार्ट में बांटिएगा, 100 क्वेश्चन है तो आप लोग को ध्यान में होगा कितना पार्ट में बांटते हैं, 4:5 है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए उतना पार्ट में बांटते हैं। एक लाइन का आंसर है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट इसमें चेक किया गया और कुछ नहीं किया गया। आगे देखिए इसको 13 में क्या कहता है, a die is thrown once, what is the probability of getting a composite number? एकदम प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्वेश्चन दे दिया है, 7-8 में ही पढ़े थे हम लोग कि डाई इज थ्रोन, एक डाई चला गया, छक्का चला गया, तो किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए कि एक कंपोजिट नंबर आए। तो जानकारी क्या होना चाहिए भाई, कंपोजिट नंबर 1 से 6 के बीच में कौन कौन है, तो कितना है कंपोजिट नंबर 1 से 6 के बीच में, आपको ध्यान में होगा। और क्या पॉसिबल है, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है उसका, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, तो 6 है। कंपोजिट नंबर कितना है आपको पता होगा, आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पता है आप लोग को, नंबर ऑफ ट्रायल बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, आपका जवाब मिल जाएगा। इसी का और पार्ट में क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.5, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0.05 आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट, वो इवेंट नहीं होगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब आपको क्या निकालना है, PE बार या PE नॉट। कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला है 1 - P, ये फॉर्मूला लगाइए आपका आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आपका बेसिक चेक किया जा रहा है, सिर्फ आपका बेसिक्स है या नहीं। केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बेसिक को छोड़ कर नहीं भागना, ये नहीं सोचना है ये डिफिनेशन वगैरह क्या है, अभी वही सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन आपका लग गया। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, हम बता देते हैं, ax + by + c = 0, क्लास 9 में स्टार्ट होता है। इसका और वाला पार्ट देखिए, कहता है व्हाट टाइप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y = 7। यहाँ पे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया है, ये बोला कि किस तरह का स्ट्रेट लाइन ये फॉर्म करेगा, तो मतलब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, कौन सा क्या यूज करना है, कंपैरिजन ऑफ रेशियो कंसेप्ट तुरंत याद करना है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, इस पे डिपेंड करेगा। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ तो समझ जाना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, a1/a2 और अगर यही a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए, नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो समझ जाना है कि दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करेगा, पैरेलल लाइन बनाएगा। और अगर ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो समझ जाना है कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करेगा, कोइंसिडेंट लाइन बनाएगा। बस यही जवाब हम लोग को देना है। अब आगे देखिए, पूछा है डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को डिफाइन कीजिए। उम्मीद नहीं करता है कोई कि ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन देखिए आपको मॉडल सेट में पूछा है। क्यों पूछा है, हो सकता है कि आपको क्या करे, केस स्टडी में डाल दे, तो आपको प्रिपेयर करने का उद्देश्य से इस तरह का मॉडल सेट बनाएगा। तो क्या पूछा आपको, डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का डिफिनेशन आप लोग याद कीजिए, समझिए और लिखिए। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज। ये एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसको। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि किसी एक सेट में या किसी एक एक्सपेरिमेंट में जो कुछ भी आउटकम है
जितना भी एलिमेंट्स है वो सब का आने का जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम कितना होगा। एक एग्जांपल देख लो, जैसे एक डाई चले तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 एलिमेंट इसमें आए, तो ये 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी 1/6। 3 आने का क्या है, ये भी 1/6। 4 आने का क्या है, ये भी 1/6। 5 आने का क्या है, ये भी 1/6। 6 आने का क्या है, तो ये भी 1/6। ये सब को जब ऐड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, हम इसका आंसर बता रहे हैं आपको, 1। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी इज 1। सारा एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। अब देखिए सेक्शन, ये जो न्यू इंप्लीमेंटेशन इस बार क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपको पूरा एक केस डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, मतलब कंप्रीहेंशन दे दिया, फिगर भी लगा दिया ताकि आप अच्छा से उसको समझ पाए, और फिर उस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं होता है, बल्कि ये आसान है। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, सिचुएशनल प्रॉब्लम बना है, बस वैसा ही वही सब कुछ सिचुएशन है, जिसको क्या क्या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया और थोड़ा कंप्रीहेंशन उसमें लिख दिया, और फिर आपसे माइन्यूट आंसर स्टेप बाय स्टेप उसका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और आपको आंसर दे रहा है। तो ये आसान काम है, इसको टफ नहीं समझना है। तो केस स्टडी में क्या करना है कि कोई 4 सब पार्ट को अटेम्प्ट करना है। ये फर्स्ट केस स्टडी में देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, तो ये 5 में से बस आपको 4 ही बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या है, कहता है अखिला वेंट टू ए फेयर। अखिला कहाँ गई, एक मेले में गई। कहाँ मेला लगा था, उसका गांव में लगा था। सी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील। जाइंट व्हील समझते हैं, वो बड़ा वाला जो झूला होता है, तारामाची बोलते हैं हम लोग इधर उसको, बड़ा वाला झूला, जाइंट व्हील में वो जाना चाहते हैं। जाइंट व्हील बना भी होगा यहाँ पे, ये जाइंट व्हील बना हुआ है। तो वो क्या करना चाहती है, अखिला फेयर में गई, वो एंजॉय करना चाहती है, एंजॉय द राइड्स ऑफ जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। हुपला क्या होता है, वो जो रिंग वाला गेम होता है, बहुत सारा सामान रखा होता है, रिंग फेंकते फंसाते हैं, ठीक है। तो जो उसमें फंस गया, बिस्किट फंस गया, तो बिस्किट आपका 10 रुपया का नोट लगा, 10 रुपया का नोट आपका, तो वो गेम ऑफ हुपला हुआ, उसको हुपला बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। तो यहाँ एक सिचुएशन दिया है, क्या सिचुएशन दिया है कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, वो जितना बार हुपला खेलती है, जितना बार हुपला खेलती है, शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। वो नंबर ऑफ टाइम जो हुपला खेल रही है, वो नंबर क्या है, आधा है। किसका आधा है, जितना बार वो जाइंट व्हील में चढ़ी। मान लीजिए जाइंट व्हील में 10 बार चढ़ी, तो हुपला कितना बार खेली है, तो उसका आधा 5 बार। ये आपको सिचुएशन दिया है। और क्या दिया है, कहता है कि इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, माने ये खेलेगा तो इसका कितना लगेगा, इसमें चढ़ेगी तो एक बार में 3 रुपया लगेगा। और एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, और ये जो हुपला खेलेगी गेम, तो एक बार खेलेगी तो कितना रुपया लगेगा, 4 रुपया लगेगा। अब आपसे यहाँ पे इस सिचुएशन पे सवाल पूछ रहा है विच आर द करेक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द अबव केस। इस केस के लिए करेक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। यहाँ एक लाइन शायद छूटा हुआ है, बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि x को मान लिया गया वो जाइंट व्हील में कितना बार चढ़ी। x जो है यहाँ पे x है, x रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जाइंट व्हील में कितना बार चढ़ी, और y हुपला को रिप्रेजेंट कर रहा है, हुपला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब जाइंट व्हील में कितना नंबर ऑफ राइड्स इन जाइंट व्हील, और नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला भी y, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। तो इस सिचुएशन में कौन सा इक्वेशन सही है, वो आपको यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना है, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दोनों केस में, और फिर आपको जवाब देना है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 केस देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बोट एंड स्ट्रिंग। ये पूरा फिगर ही सब कुछ बता दिया आपको, 1-2 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा आपको। देखिए क्या लिखता है, कहता है बोट गोज 12, ये बोट जो है goes 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। मतलब कलेक्टिव टाइम, मतलब 8 घंटा में क्या करता है, 12 किलोमीटर चला जाता है वो कहाँ, अप स्ट्रीम, और 40 किलोमीटर आ जाता है वापस डाउन स्ट्रीम। तो ये डायरेक्शन ऑफ बोट है, डायरेक्शन ऑफ ये स्ट्रीम इधर चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ बोट इधर है, तो ये वाला अप स्ट्रीम का केस है, और ये वाला जो है सो हम लोग का डाउन स्ट्रीम का केस है। तो क्या कहता है कि कितना देर में, ये 8 घंटा, 8 आवर में कितना, तो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम चला गया,
और 40 किलोमीटर आपका डाउन स्ट्रीम भी चला गया। फिर दूसरा केस, ऑल्सो इन 8 आवर, और 8 आवर में इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना दूर जा सकता है? 8 ही घंटा में इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा और 32 किलोमीटर जो है सो डाउन स्ट्रीम आएगा। ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब इसी पे बेस्ड क्या कहता है, इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कहने का मतलब तालाब वाला पानी, तालाब का पानी ठहरा रहता है, उसमें कोई स्ट्रीम नहीं रहता। अगर बोट 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चला तो उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, क्योंकि वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा। और इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। ये बोट इधर जाना चाहेगा तो अगर ये 2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहा इसका और 40 किलोमीटर पर आवर मेरा बोट स्पीड लगा है, तो टोटल इसका कलेक्टिव रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में? 42 किलोमीटर हो जाएगा। लिखा भी है कि इस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट, और इसमें स्पीड इसका अप स्ट्रीम वाला में स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ बोट, ये लिखा हुआ है। अब आपको इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिया है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्या लिखता है, इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट, ये बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो क्या है, ये x किलोमीटर पर आवर है, और स्ट्रीम का जो स्पीड है, ये जो धारा है इसका जो स्पीड है ये है मेरा y किलोमीटर पर आवर, और ये जो बोट है मेरा स्टिल वाटर था, जब स्टिल वाटर में चल रहा था तो x किलोमीटर पर आवर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या होगा? तो यहाँ पर देख लो, यहाँ देख लेना है, ये डाउन स्ट्रीम वाला कर दिया मार्क, सॉरी, यहाँ देख लेना है अप स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ फ्री का नंबर है। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो यहाँ देख लीजिए फ्री का नंबर है, 2 नंबर तो हो गया। अब कहता है, अब कह रहा है मेन काम 3 नंबर का जवाब देना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में ठहरा हुआ पानी में स्पीड ऑफ बोट क्या था, तो ये पूरा जो इसमें आपको इक्वेशन निकाल करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा और तब उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। यहाँ क्या पूछता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 नंबर फ्री में दिया, 2 नंबर के लिए मेहनत करा दी। अब फिर पूछता है हाउ मच डिस्टेंस द बोट विल कवर इन 12 आवर इन डाउन स्ट्रीम, तो इसका जवाब 5वां का आप चाहे दीजिए चाहे नहीं दीजिए, ये दोनों बनाए बिना आप यहाँ पहुंच ही नहीं सकते। ये दोनों नहीं बनाइएगा तो आप यहाँ पहुंच ही नहीं पाइएगा, तो ज्यादा बेहतर हम सॉल्व करें और ये दोनों का जवाब दे दे। ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो हम बताते हैं। 5 में कहता है हाउ मच डिस्टेंस द बोट विल कवर इन 12 आवर, 12 घंटा में इन डाउन स्ट्रीम, 12 घंटा अगर बोट डाउन स्ट्रीम में चले तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमको स्पीड ऑफ बोट भी पता है स्टिल वाटर में और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी पता है, तो ये दोनों को जो है सो हम लोग को रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा, वहां से टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकल जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। क्वेश्चन नंबर 19, तीसरा केस स्टडी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है सो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन दिया हुआ, फिगर को ध्यान से देख लेना है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको भी ध्यान से पढ़ लेना है। क्या लिखता है, कहता है इन ए ग्रीन पार्क, एक ग्रीन पार्क में, कहाँ, तो न्यू दिल्ली में, रमेश इज हैविंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। रमेश के पास कैसा प्लॉट है, तो रमेश के पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। एज शोन इन फिगर, सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर इज प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये बाउंड्री पे क्या किया, सब जगह गुलमोहर का पेड़ लगा दिया, गुलमोहर का पेड़ लगा दिया, और एक गुलमोहर का पेड़ से दूसरा गुलमोहर के बीच का दूरी कितना है, 1 मीटर का। ये दूरी कितना है, 1 मीटर का। तो इसी तरह से यहाँ पे भी दूरी कितना है, 1 मीटर का। तो ये 0 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 तो 8, तो ये दूरी ऐसा दिया हुआ है। अब आगे क्या कहता है, इन द प्लॉट, इस प्लॉट में रमेश बिल्ड हिज हाउस, रमेश क्या करना चाहता है, तो अपना घर बनाना चाहता है। इन द रेक्टेंगुलर एरिया PQRS, कहाँ पे, तो ये जो रेक्टेंगुलर एरिया मेरा दिया हुआ है PQRS, इस एरिया में वो अपना घर बनाना चाहता है। इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट, और ये प्लॉट का जो बचा हुआ वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये सब जो बच गया, ये सब जो एरिया अब बच गया प्लॉट में, इसमें क्या करेगा, वो घास लगा देगा। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस P एंड S, ये जो P वर्टिस है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो देखिए x में यहाँ और y में ये 1 2 3 4 5 6 7,
तो इसका कोऑर्डिनेट, अब आपको इसको देखना है और जवाब देना है। पी का देना है पहले, तो पहले वाला पी का होगा, दूसरा वाला एस का होगा। ध्यान रखना है, ये सब बात छोटा छोटा बात है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फिगर देख के ही जवाब देना है ज्यादातर। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल क्यूएस, ये जो क्यूएस डायगोनल है, ये जो क्यूएस डायगोनल है आपका, ये क्यूएस डायगोनल का मिड पॉइंट बताना है आपको। तो क्यूएस डायगोनल का मिड पॉइंट बता सकते हैं। क्यू का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, क्यू का कोऑर्डिनेट हम लोग को यहाँ पे मालूम है, एस का कोऑर्डिनेट मालूम है, ये मिड पॉइंट इसका आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2 और y = y1 + y2, y1 + y2/2। तो हम लोग को मिड पॉइंट का फॉर्मूला मालूम है, ये हम लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सारा प्रैक्टिस हम लोग का है। अब यहाँ पूछता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, तो PQRS रेक्टेंगल का एरिया क्या है? तो PQRS रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा PQRS का? तो PQRS रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? जब हम लोग लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते हैं। तो ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेड्थ हो गया। मतलब क्या समझे? मतलब हमको ये SR का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। SR का डिस्टेंस, S पॉइंट पता है, R पॉइंट पता है, हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को? ये AR का डिस्टेंस निकालना, ये यहाँ पे QR का डिस्टेंस, ये वाला निकालना पड़ेगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़िए, 4 में क्या पूछा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस R एंड Q ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो जैसा वो क्वेश्चन था PS वाला वैसा ही, R और Q रेक्टेंगल PQRS का, उसका वर्टिसेस क्या है? तो रेक्टेंगल इसका R का और Q का, इसका वर्टिसेस आपको बताना है। तो ये 5 नंबर पूछा है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। बड़ा आसान है भाई, वो एरिया कब निकलता है? जब लेंथ ब्रेड्थ पता रहता है हमको। तो लेंथ ब्रेड्थ हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब आगे बढ़िए, लास्ट केस स्टडी है ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका किससे ध्यान में आ रहा होगा? डाटा ही देख के पता चल रहा होगा कि अच्छा चैप्टर 14 स्टैटिक्स से आ गया। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया इसमें। क्या आ गया क्वेश्चन देखिए, A stopwatch was used to find the time that it took a group of jockey to run 1000 meter race। कि 1000 मीटर का रेस जो है सो हो रहा है, जॉकी मतलब ये घुड़दौड़ हो रहा है। तो घोड़ा पे जो सवार होता है उसको जॉकी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। घुड़सवार को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉकी, जो घोड़ा को दौड़ाता है रेस में। तो कह रहा है कि 1000 मीटर का रेस हो रहा है, तो कौन घुड़सवार, कितना पार्टिसिपेंट, कितना समय लिया, यही आपसे सवाल पूछा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। जैसे 0 से 20 सेकंड में 1000 मीटर रेस कंप्लीट करने वाला 8 आदमी, 20 से 40 में 10 आदमी, 40 से 60 सेकंड में कंप्लीट करने वाला 13 आदमी, 60 से 80 सेकंड में करने वाला 6 आदमी और 80 से 100 सेकंड में कंप्लीट करने वाला 3 आदमी है। अब इसमें क्या पूछा? एस्टिमेट द मीन टाइम, मतलब इसका मीन निकालिए। जो मेथड आपको अच्छा लगे, तो छोटा छोटा है, यहाँ पे क्या है, छोटा छोटा डाटा है, तो सीधे क्या करिए, सिग्मा fx बाई सिग्मा f, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, मीन का डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए। दूसरा देखिए, व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का अपर लिमिट क्या है? तो मॉडल क्लास हम लोग जानते हैं, कौन सा क्लास मॉडल क्लास कहलाता है? तो वो क्लास जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हाई हो, उसको हम लोग मॉडल क्लास कहते हैं। जैसे इसमें मॉडल क्लास अगर ये हो गया, ये 13, ये मॉडल क्लास हो गया, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी का है। तो इसका अपर लिमिट क्या है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है और आप मेरा बात समझ गए। आप लोग कमेंट में आंसर देते चलिए ये सब। अब आगे देखिए क्या पूछा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन फाइंडिंग। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज हम लोग क्या फाइंड करने के लिए करते हैं? मीन, मीडियन या मोड। तो जो आपका सही उत्तर है उसको देना है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया। अब आगे क्या पूछा है, द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। मतलब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, उसके बाद आपको क्या निकालना है? उसमें मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास निकल जाएगा और मॉडल क्लास तो दिख जाता है, तो दोनों का लोअर लिमिट का सम क्या है? तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट और मॉडल क्लास का लोअर लिमिट को जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा सो हम लोग मार्क करेंगे। ये 5 में देखिए, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स फिनिश द रेस आफ्टर 1 मिनट। ये क्या क्वेश्चन पूछा है कि 1 मिनट के बाद कितना लोग रेस कंप्लीट किया। तो 1 मिनट के बाद अब आपको सोचना पड़ेगा कहां से चलेंगे। तो यहां से चलेंगे 1 मिनट के बाद। तो ये भी 6 आदमी 1 मिनट के 60 से 80, मतलब ये ज्यादा टाइम लिया, ये 80 से 100।
तो 1 मिनट के बाद रेस कंप्लीट करने वाला कितना आदमी है, तो ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से केस स्टडी का 4 क्वेश्चन था। केस स्टडी का क्वेश्चन हम लोग खत्म हो गया। तो केस स्टडी को हल्का में लेना, सीरियस नहीं लेना, बेसिक ज्यादा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पार्ट बी में ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, छोटा छोटा आंसर इसका आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 to 26 ये 2 नंबर का है। 21 से लेकर के 26 तक जो क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ तक ये 21 से 26 तक ये सारा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका रियल नंबर से है, प्रूव दैट 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपका इसका प्रैक्टिस होगा, थ्योरी इसका बहुत आसान है। इस तरह क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए एकदम। √2 √3 √5 ये 2 नंबर में नहीं देने वाला है, वो देगा तो 3 नंबर का देगा, 2 नंबर के लिए यही सब कुछ। तो इसका आपको तैयारी अच्छा रखना होगा, लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। यहाँ देखिए 22 में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या क्वेश्चन है दिया, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट -16। मतलब वो लाइन जो -3 10 और 6 -8 पॉइंट को जोड़ने से बन रहा है और किसी पॉइंट C -16 के द्वारा 2 भाग में बांटा जा रहा है, तो वो किस रेशियो में बांटा जा रहा है। मतलब आपको क्या निकालना है, m/n निकालना है। कैसे निकालते हैं, इसका प्रिपरेशन आपका होगा अच्छा, आप वहां से सेक्शन फार्मूला का यूज कर लीजिए, ये आपका निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। If one of the zero of the quadratic polynomial is -3, कोई एक जीरो -3 दे दिया है इस quadratic polynomial का, then find the value of k। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि ये जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक्स द पोलिनोमियल जीरो। वेरिएबल का वो वैल्यू जो पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू को जीरो कर देता है। तो यहाँ पे एक जीरो हमको दिया हुआ है -3, एक जीरो हम लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे -3, ये एक जीरो दिया हुआ है और ये पोलिनोमियल दिया, बोला k का वैल्यू निकालो। कैसे निकलेगा, तो सपोज हम लोग को क्या दिया हुआ, हम लोग को px दिया हुआ है k-1 x स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ये हमको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है -3, इसका x का वैल्यू दिया हुआ है, उसका जीरो कह रहा है। मतलब अगर हम x के जगह -3 रखेंगे तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। इक्वेशन टाइप क्वेश्चन। अब इधर क्या करिए आप, k1 x के जगह में जीरो, x के जगह में सॉरी, ये जो x के जगह में हम लोग क्या डालते जाना है, -3 डालते जाना है। इस तरह से कैलकुलेट करिए, जो इक्वेशन बनेगा यहाँ से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो आगे इसको आपको इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये क्या पूछा है, ये आपका थ्योरम 10.1 है, किसका, एक सर्कल का। तो थ्योरम अच्छा से कर लीजिएगा, 5 थ्योरम आपको पढ़ना है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2, ये 5 थ्योरम को अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ध्यान होगा तो आप आराम से बना सकते हैं। आगे देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को प्रूव करो। तो ये हम लोग बहुत सारा एक्सरसाइज 8.4 में आइडेंटिटी प्रूव किए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारा आइडेंटिटी उसमें दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए। तो सारा को सॉल्व करना है, जो सीबीएसई में पूछ दिया वो, जो एग्जाम्पलर बुक में है उसको भी कर लेना है, और जो मॉडल सेट्स वगैरह में आ रहा है इसको भी हम लोग को डील करते हुए जाना है। ये देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 14 है, वो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिचुएशनल प्रॉब्लम है। व्हाट प्रॉब्लम है आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर से। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि अंकिता जो है सो 14 किलोमीटर गई अपना घर से। कैसे गई, तो कुछ दूर रिक्शा से गई और कुछ दूर बस से गई। कुछ दूरी वो रिक्शा से तय की, कुछ दूरी वो बस से तय की। तो ऐसा करने से उसको कितना टाइम लगता है, शी टेक्स हाफ एन आवर इफ शी ट्रेवल 2 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस। कहता है कि उसको कितना घंटा लगता है, तो लगभग आधा घंटा लगता है, 30 मिनट लगता है। कब 30 मिनट लगता है, जब वो 2 किलोमीटर रिक्शा से जाती है और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कितना कैसे जाती है, बस से। तो टोटल डिस्टेंस कितना था मेरा, 14 किलोमीटर था। तो 14 किलोमीटर में 2 किलोमीटर रिक्शा से गई, तो बचा हुआ 12 किलोमीटर वो बस से गई। तो ऐसा करती है तो उसको आधा घंटा लगता है। आगे कहता ऑन द अदर हैंड इफ शी ट्रेवल 4 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 9 मिनट्स लॉन्गर। कहता है कि लेकिन अगर वो 4 किलोमीटर रिक्शा से गई
कितना 4 किलोमीटर रिक्शा से गई, 14 किलोमीटर में 4 किलोमीटर रिक्शा से गई, तो बचा डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर बस से गई तो उसको कितना टाइम लगता है, तो 9 मिनट ज्यादा लगता है। मतलब पहले 30 मिनट लग रहा था, अब कितना लग रहा है उसको, 39 मिनट लग रहा है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ रिक्शा एंड बस। स्पीड रिक्शा और बस का जो स्पीड है वो इसको बताइए। तो आप मान लीजिएगा लेट द स्पीड ऑफ रिक्शा बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस भी y किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग को यहाँ यूज क्या कर देंगे, हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे इसका स्पीड है रिक्शा का x किलोमीटर पर आवर और बस का अगर हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो रिलेशन किसमें दिया हमको, टाइम में दिया है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, इक्वेशन तो हम अभी नहीं बनाएंगे, सॉल्यूशन पार्ट में करेंगे। तो जैसे फर्स्ट केस में 2 किलोमीटर रिक्शा से गई है तो 2/x प्लस और बाकी बचा डिस्टेंस कितना हुआ 14 में 12 इससे गई तो कितना टाइम लगा उसको, तो टाइम लगा उसको 30 मिनट। तो ध्यान रखिएगा कि आपका आंसर जो है ये किलोमीटर पर आवर में और यहाँ मिनट लिख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनट नहीं लिख के इसको आवर ही लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग हाफ आवर। ये हाफ आवर करके चलेंगे हम लोग, ठीक है। और इस तरह से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो रिड्यूसिबल इक्वेशन का फॉर्म में आ गया। अब आगे का काम आपको पता है कैसे करना है, तो कोशिश कीजिए, बनाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अब दूसरा पार्ट में इसका हम लोग आ रहे हैं, सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या है, 27 से लेकर के 33 क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। मतलब 5 से 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है। और हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस इट विल टर्मिनेट। कितना डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा, और फिर उसको क्या करना है, हमको डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर देना है। तो कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन का तरीका आप लोग को मालूम होगा। आप लोग क्या करिए, पहले देख लीजिए क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 1485/6250। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, फिर क्या कीजिए, इसका जो डिनोमिनेटर आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, सपोज ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में a/b, तो b को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद देखना है ये 2n × 5n का फॉर्म में आ जाएगा। तो कितना डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा, तो नीचे में जिसका पावर ज्यादा होगा, m और n जो भी ज्यादा होगा, उतना डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट करेगा। इसके बाद का प्रोसीजर फिर आप लोग को पता है, प्रैक्टिस आप लोग करिए। क्वेश्चन का टाइप बता दिए, तरीका बता दिए, हिंट थोड़ा सा दे दिए। अब इसको आगे डिराइव करना आपका काम है, आप उसको कीजिए। हम जिससे नहीं बनेगा, इसका सॉल्यूशन वाला वीडियोस हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ये सिचुएशनल प्रॉब्लम है, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कहता है, ए लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है जहां से बच्चे किताब उधार ले जाते हैं। तो लाइब्रेरी अपना क्या नियम बनाया कि पहला 3 दिन के लिए तो तुमसे हम फिक्स चार्ज लेंगे, मतलब हम फिक्स कर दिए चार्ज, लाइब्रेरी फीस मेरा 15 रुपया है, तो 3 दिन तक तुम किताब रखो, तुमसे 15 रुपया ही हम लेंगे। लेकिन 3 से जैसे ही चौथा दिन रखे तो आपसे एडिशनल चार्ज लिया जाएगा। तो रूल जैसे हम समझाते, मेरा लाइब्रेरी हम बोले 3 दिन तक किताब रखो 15 रुपया लेंगे, जैसे चौथा दिन रखेगा हर दिन का 10 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। तो एक आदमी जो है सो 7 दिन किताब रख लिया, तो 7 दिन किताब रख लिया, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज दे दिया हमको 15 रुपया, एक्स्ट्रा चार्ज कितना दिन का देगा, 4 दिन का देगा। तो 3 दिन का 15 रुपया और 4 दिन का उधर का और 40 रुपया, तो टोटल मिला के कितना दिया हमको, 55 रुपया दिया। तो यही बात को यहाँ पे समझना है। तो कहता है कि फिक्स चार्ज है 3 दिन के लिए और एडिशनल चार्ज है 3 दिन के बाद हर दिन के लिए एक एडिशनल चार्ज है। तो सरिता उसको 27 रुपया दी, किताब कितना दिन रखी थी, 7 दिन रखी थी, तो 27 रुपया दी। तो इस 27 रुपया में क्या की होगी वो, मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज मेरा x है और पर डे चार्ज y रुपया है, पर डे चार्ज y रुपया है। तो 7 दिन में 3 दिन के लिए तो 100 रुपया हो गया, बचा कितना दिन, 4 दिन, तो 4 दिन के लिए 4y रुपया दी। ऐसे करके 27 रुपया दी। ये एक इक्वेशन आपका बन गया। जबकि सुशी जो है सो कितना पैसा दी, 21 रुपया दी। कितना दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो 5 दिन के लिए जब वो 21 रुपया दी, तो उसमें अगर फिक्स चार्ज मेरा 100 रुपया है, तो 3 दिन के लिए तो 100 रुपया दी ना। कितना दिन का एडिशनल चार्ज, 2 दिन का दी। तो 2 दिन के लिए 1 दिन का अगर y था तो 2 दिन का 2y, तो इस तरह से 21। तो ये आप जो भी मेथड आपको मालूम होगा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कहता है कि ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, एक बैग में 3 रेड बॉल है और 2 ग्रीन बॉल है। बताइए कि रेड बॉल नहीं आएगा और ग्रीन बॉल नहीं आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कि ना ग्रीन बॉल नहीं आना है उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, रेड बॉल नहीं आना है उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो क्या करेंगे, हम लोग रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और 1 में उसको माइनस कर देंगे। हम लोग को इसमें पूछा क्या है, हम लोग अगर R को मानते हैं आने का प्रोबेबिलिटी, तो R0 हो गया मेरा रेड बॉल नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, तो PR0 निकालना 1 माइनस PR। इसी तरह से PG0 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस PG। तो आपको PR और PG निकाल लीजिए, आपका ये दोनों निकल जाएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज कंपोजिट। बताइए कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये कंपोजिट क्यों है। तो कंपोजिट क्यों है, हम लोग कंपोजिट नंबर जानते हैं क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे कि जो रिजल्टिंग नंबर है मेरा वो क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। मान लो लास्ट में 51 × 52 आ गया, तो 51 तो जो भी नंबर आएगा 51 तो उसका फैक्टर हो ही गया, 52 हो ही गया और 1 तो ऑलरेडी होगा, तो 3 फैक्टर हो गया, इसीलिए कंपोजिट होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग रियल नंबर में बहुत सारा बना लिए हैं, कोई टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर मिल जाएगा आराम से। अब 32 में देखिए, इसमें क्या कहता है कि एक एपी में 50 टर्म है, एक एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एपी में 50 टर्म्स ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म आपको क्या दिया है 12 दिया है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। क्या लिख दिया, लास्ट टर्म 106, और आगे बताता है कि एपी में कितना टर्म है 50 टर्म है, तो 85 टर्म है, मतलब लास्ट टर्म तो ये 50 हो गया, ये 106 दे दिया। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने का सबसे अच्छा रूल है, मूल मंत्र है, जो दिया है उससे आगे बढ़ो, एकदम आंसर आएगा। जो दिया है आगे बढ़ो, जो नहीं दिया है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो दिया उसी से आगे बढ़ना। तो A3 दिया, इससे कैसे आगे बढ़ सकते, तो A + 2D। A50 दिया मतलब A + 49D, बस एलिमिनेशन मेथड लगाइए, A निकल जाएगा, D निकल जाएगा, जो पूछा होगा उसका जवाब मिल जाएगा। फाइंड द 29th टर्म, आराम से। A29 आपको इसमें कह रहा है कि A29 निकाल के दिखाओ, पूछ रहा है कि A29 निकाल के दिखाओ, तो AD मिल जाएगा, तो A29 भी मिल जाएगा। अब चलिए लास्ट हम लोग चलते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या है, यहाँ देखिए, इसमें कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, 33 to 36। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क मिलेगा, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। टॉपिक सारा मॉडल सेट में देख लीजिएगा, लगभग फिक्स टॉपिक है, 4 या 5 टॉपिक है, जिसमें से ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हाइट एंड डिस्टेंस फिक्स उसमें रहने वाला है आपका, या तो सर्कल का एक क्वेश्चन होना है उसमें, या तो आपका ट्रायंगल का एक क्वेश्चन होना है, फिक्स है। और स्टैटिक्स का क्वेश्चन 100% उसमें आता ही आता है। और एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से या तो वर्ड प्रॉब्लम देगा या फिर इस तरह का क्वेश्चन देगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इफ द मीडियन, इस डाटा का मीडियन दे दिया है 28.5, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। मीडियन देख के मीडियन क्लास निकाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मेरा बोलने से पहले, हम अभी बोलने जा रहे हैं मीडियन क्लास। 28.5 दिया है, तो मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा 20 से 30। हमसे पहले जो आंसर दिए होंगे, वेरी गुड। तो क्या करना है, मीडियन क्लास दे दिया है हमको x और y निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 34 नंबर के क्वेश्चन को समझिए, कहता है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का ग्राफ बनाओ। ये दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ है इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ बना दिए, ये मेरा इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सपोज इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ बना दिए। ग्राफ बनाने के बाद क्या कहता है, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस 2 लाइंस एंड x एक्सिस। ये दोनों लाइन और x एक्सिस के बीच का जो रीजन है उसको सेट करो। सेट करने के बाद क्या करो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया निकालो। तो ये शेडेड रीजन कैसा बना, तो ये शेडेड रीजन हम लोग का ट्रायंगल बना। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो हाइट क्या करेंगे, यहां से सीधे नापेंगे। ये h कोई डिस्टेंस निकालने का जरूरत नहीं है, यहां से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा y कोऑर्डिनेट, आराम से हाइट मिल गया। बेस यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा गिन लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो आपको बेस हाइट मिल जाएगा, आप इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरम्स का हम बोले तैयारी रखिए। जैसे इसी मॉडल सेट में 3 दिया है, तो किस लिए 3 थ्योरम दिया है कि अरे भाई तीनों का तैयारी अच्छा से कर लो। 3 में से हो सकता है कोई एक आ जाए, एक मॉडल सेट में या एक क्वेश्चन पेपर में तीनों थ्योरम तो नहीं आएगा, तो 3 में से कोई एक आएगा। तो आप तैयारी अच्छा रखिए, इसीलिए दिया है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार क्लास 7 में चैप्टर 6.5 में ऐसा क्वेश्चन वहां भी दिया। वहां अलग तरीका से बनाना, यहाँ अलग तरीका से बनाना। इसमें ऑप्शन भी दिया है, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, जिसमें कॉन्फिडेंट है वो बनाओ। तो कहता है एक बहुत तेज जो है सो तूफान चला, एकदम वायलेंट स्ट्रॉम आया। ये सपोज हम लोग का पेड़ है, खड़ा है, एकदम वायलेंट स्ट्रॉम आया, खूब एकदम हुदहुद जैसा तूफान, और अभी फेनी आया था वैसा तूफान आया। तूफान आया तो क्या हो गया, ये पेड़ यहां से टूट गया। अभी टूटेगा तो कहां गिरेगा, जमीन पे गिरेगा। टूट के जमीन पे गिर गया, जमीन पे गिर गया तो द टॉप ऑफ द ट्री मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो ये जो टूटा तो ये ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाने लगा, 30 डिग्री का एंगल बनाने लगा। ये पेड़ का ही टूटा हुआ वाला भाग है। अभी पेड़ खड़ा था, ये पेड़ टूट के नीचे गिर गया। तो कहां पे गिरा पेड़, तो कह रहा है कि जो उसका रूट था, मतलब जहां पे पेड़ खड़ा था वहां से 8 मीटर दूर जाके पेड़ का जो है सो वो क्या कहते हैं, ये टहनी ऊपर वाला पार्ट गिरा। आपको क्या पूछता, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री का हाइट बताओ, तो ट्री का हाइट कैसे बताएंगे, तो ये दिया हुआ है, आप पहले ये निकालिए, ये निकालिए और ये दोनों को जोड़ दीजिए, आपका ट्री का हाइट मिल गया। ये टूटने के बाद भी खड़ा हुआ पेड़ है और ये टूटा हुआ पेड़ का हिस्सा है, दोनों को जोड़ो, वाले पेड़ कितना लंबा था ये आपको मिल जाएगा। कैसे बनाइएगा, आपको हाइट एंड डिस्टेंस का प्रैक्टिस है, फिगर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड angle of elevation of the foot and the top of the tower installed on 20 meter high building is 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. कह रहा है कि कहां पे, तो कोई बिल्डिंग है, हम लोग देखे ना कि बहुत सारा बिल्डिंग में क्या रहता है, ये सब बहुत सारा बिल्डिंग है जिसके ऊपर में क्या टावर लगा रहता है। इस तरह का टावर लगा रहता है, टेलीफोन वाला, जियो का टावर वगैरह सब लगा रहता है। तो क्या कहता है कि ग्राउंड में किसी पॉइंट से, ग्राउंड में किसी पॉइंट से, तो ग्राउंड में किसी पॉइंट से क्या हुआ, किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट, ये टावर का जो फुट है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द टॉप ऑफ द टावर, और इसका जो टॉप है इसका, सॉरी इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जो टावर का टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो कितना ऊंचा बिल्डिंग है, तो 20 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, ये दिया हुआ है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो बोला टावर का हाइट निकालो। तो इस क्वेश्चन में आपको ये निकालना है। तो दो राइट ट्रायंगल मिल गया हम लोग को, दोनों राइट ट्रायंगल का यूज कीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से एक मॉडल सेट आज डिस्कस किया आप लोग के साथ सीबीएसई का। हम लोग, आप लोग को क्या करना चाहिए, इस वीडियो को अच्छा से देखना चाहिए, जो हिंट्स दिया गया है उस हिंट्स के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए, दिख गया, जरूरत नहीं पड़ा हिंट का, बहुत अच्छा बात है, नहीं तो जरूरत पड़ा तो बताइए। देखिए हिंट क्या दिया गया, उस हिंट के अनुसार उसको बनाने का कोशिश कीजिए और अपना प्रिपरेशन आप लोग इस तरह से जारी रखिए। इसका सॉल्यूशन आपको जो है सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए डिजियूल के साथ। धन्यवाद।